हाँ जी, चलिए। ये है हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट सेशन को एक बारी ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी लोगों को ये डाउट है और इस टॉपिक को समझना है कि अगर हमारा रुपी डॉलर के इक्विवेलेंट हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो फटाफट अगले 10 मिनट आप सभी के लिए रहने वाले हैं, बेहद जरूरी। आपको कहीं नहीं जाना है, यही रुकिए। मेरे पीछे आप यहां पर देख सकते हैं कि व्हाट इफ 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1। ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा कि अरे वाह, अगर 1 रुपी $1 हो जाए तो हम तो यूएस के साथ एक ही लेवल पे आके खड़े हो जाएंगे, हम तो डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, हमारी तो सबकी सैलरी बड़ी अच्छी हो जाएगी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पर इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो आज के सेशन में हम पूरा टॉपिक जो है डिटेल में एनालाइज करेंगे कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। फायदे और नुकसान पर बढ़ने से पहले आप सभी को एक्सचेंज रेट समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ पर आप बोल सकते हो, जब हम पूरी इकोनॉमी में 3 तरीके के एक्सचेंज रेट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। अगर मैं फिक्स्ड की बात करूं, फिक्स्ड यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, यानी जहां पर चीजें फिक्स करी जाती है कि जी 1 रुपए जो है, यानी करेंसीज को जो हम एक्सचेंज करते हैं ना, कि 1 रुपए और डॉलर के बीच में क्या जो एक्सचेंज रेट होगा उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि मार्केट के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपने आप जो भी रेट होगा डॉलर, रुपया या किसी भी करेंसी का, वो अपने आप एडजस्ट होगा, उसको हम फ्लोटिंग कहते हैं। तीसरा होता है मैनेज, जहां पर एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि जी अपने आप तो सेट हो सकता है, बट इस लिमिट से ज्यादा या इस लिमिट से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 3 तरीके के जो है यहां पर हमारे पास एक्सचेंज रेट्स होते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अब आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, और शायद वो कहानी सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए कि आप सभी को पता है 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, तब जो है हमारा रुपी डॉलर के आसपास ही था, यानी ऑलमोस्ट बराबर ही था। फिर ऐसा क्या हुआ, बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से हमें अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करनी पड़ी, ठीक है। क्या करनी पड़ी, डिवैल्यूएट करनी पड़ी। तो डिवैल्यूएट का मतलब ही समझ लीजिए, हमारे पास 2 शब्द है, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब सरकार जानबूझकर जो है अपनी करेंसी की वैल्यू नीचे गिराती है। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। लोन वापस चुकाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब जब यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब मार्केट के हिसाब से, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जब करेंसी जो है हमारी गिर जाती है, करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना वॉर हुआ, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा घाटा हुआ। फिर उसके बाद 1973 में आप सभी को पता है एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से हमारी करेंसी डिवैल्यूएट करनी पड़ी हमें, या फिर हमारी करेंसी की वैल्यू गिरी, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं 1991 में हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक वो प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी लेकर आए। तो 1991 में हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, उसके लिए हमने जो है चीजें करी, उसके लिए हमने अपनी करेंसी को जो है नीचे गिराया। तो बहुत सारी चीजें सीरीज में हुई, जिसकी वजह से हमें अपनी करेंसी को जो है डिवैल्यूएट करना पड़ा। अब आप यहाँ पर ऐसे शायद सोच रहे होंगे कि डिवैल्यूएट करने का क्या फायदा हुआ सरकार को। फायदा ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे 100 रुपए देने हैं यूएस को लोन में, अगर मैंने यूएस से लोन लिया हुआ है और मैंने 100 रुपए का लोन लिया हुआ है, ठीक है, और अगर $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपी है, ठीक है, मतलब मुझे दोनों की वैल्यू बराबर है, तो मुझे ये महंगा पड़ेगा लोन देना। अगर मैं इसको अपने रुपये को जो है गिरा लेती हूँ, मतलब अब जो है 10 रुपए देंगे तो हमें $1 मिलेगा, तो जो है मुझे लोन देते टाइम ऑफकोर्स कम पैसा जो है उसको, यानी हमारे पास जितना पैसा है हमने अपनी वैल्यू को गिरा लिया, और अभी हमारे पास वो पैसा का जो अमाउंट है, या फिर आप बोल सकते हो जो वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी और हम रीपे कर पाएंगे। एक और फायदा होता है डिवैल्यूएशन का सबसे बड़ा, कि हम जो है एक्सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि बाहर के लोगों को हमारा सामान सस्ता मिलता है। मान लो एक बॉटल है, एक पानी की बॉटल है, यूएस में हम बेचते हैं, यूएस की सरकार जो है उसको 100 रुपए का बेच रही है,
ठीक है, और हमारी करेंसी सस्ती है तो हम उसको जो है मान लो 70 रुपए का ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारी करेंसी क्योंकि सस्ती है डॉलर के हिसाब से, तो बेसिकली हमारी चीजें जो है वहां के लोग लेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डिवैल्यूएशन के फायदे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेरी वॉइस बहुत स्लो है क्या, और सभी को मेरी वॉइस स्लो आ रही है? और मुझे ये रीजन सच में जानना है कि क्या ये इशू है जिसकी वजह से आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से इतनी इंटरेस्टिंग हो रही है ना क्लासेस, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में बता रही हूँ, मुझे लगता है कि आपको तो डबल लोगों को ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पर, है ना? तो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे अभी एक बार अभी के अभी कमेंट सेक्शन में रीजन जानना है। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, सो इतना आपको समझ आया डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन, और ये पूरी कहानी समझ आई कि कैसे कैसे जो है सेम सेम था और उसके बाद हमने वैल्यू जो है अपनी गिराई बहुत सारी चीजों की वजह से, राइट। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑयल के प्राइसेस 1973 में जो है किस तरीके से जो क्राइसिस आया था, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद 1991 में, ये सारे जो है मैंने यहाँ पर चार्ट्स लगा दिए हैं, राइट। उससे पहले आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो मैं वैल्यू वैल्यू बोल रही हूँ, किसी भी करेंसी की वैल्यू बढ़ती या घटती कैसे है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगले 2 मिनट आप सभी के लिए। देखिए, मान लो यहाँ पर 2 कंट्रीज हैं, ओके, ठीक है, यहाँ पर 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। इस कंट्री की जो करेंसी है उस करेंसी को कहते हैं जी हम एक्स करेंसी, और इस कंट्री की करेंसी को हम बोल रहे हैं वाई करेंसी। ठीक है, ये जो कंट्री ए है ये मान लो पैंट और शर्ट बनाती है, पैंट और शर्ट। ठीक है, कंट्री बी जो है यहाँ पर पैंट भी बना रही है, शर्ट भी बना रही है, स्वेटर भी बना रही है, ठीक है, आपका और अलग अलग तरीके के ट्राउजर्स भी बना रही है, ठीक है, उसके साथ साथ सॉक्स बना रही है, ठीक है, सारी चीजें जो हैं, पूरा टेक्सटाइल जो है, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर ये बना रही है, राइट। तो कोई भी इंसान है, मान लो एक इंसान है जिसको शॉपिंग करनी है, जो इन दोनों कंट्रीज से पास हो रहा है, वो इस पर जाएगा, कंट्री बी पर जाएगा। कंट्री बी ने ये बोला हुआ है कि जी आपको हमारे यहाँ से कुछ भी खरीदना है, आपको हमारी करेंसी में पे करना पड़ेगा, यानी वाई करेंसी में पे करना पड़ेगा। तो वाई करेंसी जो है ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही है एक्स के बजाय, ठीक है, क्योंकि ये सामान ज्यादा दे रहे हैं, इनकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस वाई करेंसी को जो भी बायर है वो पहले से ही खरीद के रख ले कि जी चलो नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो वाई करेंसी में ही मुझे पेमेंट करनी है, तो पहले से रख लूं मैं वाई करेंसी को अपने पास, तो डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। अब ये जो इंसान है जिसने यहाँ से पैंट शर्ट स्वेटर सब कुछ खरीद लिया, ये 4 लोगों को जाके भी बताएगा कि इस कंट्री से मत लो, इस कंट्री में आसान पड़ता है क्योंकि एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। तो वो 4 लोग और आएंगे यहाँ पर, और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। ऐसे ही डॉलर की जो डिमांड है आज के टाइम में, डॉलर जो सबसे महंगी करेंसी है, सबसे सब लोग मानते हैं उसको, उसका रीजन यही है। इसी तरीके से जो है करेंसी इसकी डिमांड बढ़ती है, जो जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब यूएस वालों ने पूरा सिस्टम ही ऐसे करा हुआ है कि उनकी कंट्री की ज्यादा से ज्यादा जो है करेंसी बढ़े, वैल्यू बढ़े। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये करेंसी का खेल पूरा कैसे चलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आज के टाइम में, आज यानी 21 अप्रैल को 1 रुपये 1 डॉलर के बराबर हो जाए, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे करा था, अगर आज ऐसे बोल दे कि आज रात को 12 बजे से 1 रुपये 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा, तो इसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं? डेफिनेटली पॉजिटिव्स हैं, बट नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स क्या है? डेफिनेटली हमें जो है, हम जो है बाहर से जो पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, जो भी ऑयल ले रहे हैं वो सस्ता हो जाएगा। बाहर अगर हमें बाहर घूमने जाना पड़ेगा वो आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। बाहर हम पढ़ने जाते हैं, डिग्री लेने जाते हैं, वो आसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं बाहर से, वो सारी चीज़ें जो है सस्ती हो जाएंगी। बट इसका सबसे बड़ा और बहुत सारे नुकसान है, और नुकसान आप सभी को ध्यान से सुनना है, ध्यान लगाकर सुनिएगा। नुकसान क्या है? नुकसान है जी बहुत सारे। सबसे पहली बात तो हमारा एक्सपोर्ट एकदम ठप हो जाएगा। जब एक कंपनी को, जब यूएस के लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर भी वो पानी की बोतल 100 रुपए में आ रही है और इंडिया से जो पानी आ रहा है वो भी 100 रुपए का है, तो यूएस वाले अपनी ही खरीदेंगे,
इंडिया की क्यों खरीदेंगे? ठीक है, तो जब वहां पर डिमांड ही नहीं होगी हमारी पानी की बोतल की, तो हम बेचेंगे क्या? हमारा एक्सपोर्ट एकदम नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक ये सबसे बड़ा नुकसान, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, सर्विस सेक्टर। आप सभी को पता है हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है, बहुत सारी बाहर की कंपनीज हैं जो यहाँ पर आके ऑफिस खोले हुए हैं, जैसे बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, कंपनीज हैं जो बाहर की हैं, यूएस वगैरह की है, यहाँ पर उन्होंने ऑफिस खोले हुए हैं। आपको पता है कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना पसंद करते हैं? उनमें से सबसे बड़ा और सबसे लॉजिकल रीजन एक ये है कि हमारे यहाँ पर एक तो चीप लेबर मिलता है। वहां पर अगर वो लोग हायर करेंगे तो हो सकता है कि उनको 50,000 तनख्वाह देनी पड़े। इंडिया में चीप लेबर हायर कर सकते हो आप, 25-30 हजार में ही लेबर हायर कर सकते हो, या काम पे डिपेंड करता है, यानी सस्ते उसमें जो है आप लेबर हायर कर सकते हो। ठीक है, सो ये एक उनको फायदा होता है, इसलिए यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। बट जब उनको पता चल जाएगा कि अब इंडिया में भी लोगों को हमें उतनी तनख्वाह देनी पड़ेगी जितनी मैं यूएस में दे रहा हूं, तो वो हमारे यहाँ पर आएंगे ही क्यों? ठीक है, या फिर यहाँ पर जो ऑफिसेस ऑलरेडी खुले हुए हैं उनके लिए मेंटेन करना, मेंटेनेंस देना, क्योंकि सैलरी बढ़ जाएगी लोगों की, तो ऑफिसेस जो हैं मेंटेन कैसे कर पाएंगे उस पूरे खर्चे को? तो या तो ले ऑफ शुरू करेंगे या पूरा ऑफिस ही बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते बढ़ते ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जैसी 2008 में हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर आई थी। ठीक है, क्योंकि अगेन यही हुआ था, यूएस में रिसेशन आया था, उसकी वजह से यहां पर ऑफिसेस बंद हो गए थे, और वो बढ़ते 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 पूरी साइकिल इतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्राइसिस आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स यहां पर समझ आ गए होंगे। सो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, तो क्या ये जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है जो हमें ऐसा हमेशा से लगता है, एक तो ना सबसे पहले ध्यान दीजिए इस बात का कि कोई कंट्री कितनी स्ट्रांग है, कितनी डेवलप्ड है, ये हम इस चीज से तय नहीं कर सकते कि उसकी करेंसी की वैल्यू क्या है। मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है ये चीज, बट 100% हम नहीं इस चीज से वो कर सकते। जापान का ही एग्जाम्पल ले लो, क्या वो डेवलप्ड देश नहीं है? क्या वहां पर अच्छी चीजें नहीं है? करेंसी की वैल्यू देख लो। ठीक है, तो अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो क्या क्या सिर्फ और सिर्फ करेंसी की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंसी की वैल्यू को देख के हम ये बता सकते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, या देश डेवलप, या देश के लिए अच्छा है या बुरा है? नहीं। ठीक है, तो फिर क्या चाहिए, क्या मतलब किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि मतलब क्या वो ऐसी चीज है जो कंट्री को स्ट्रांग बनाती है? करेंसी की वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? क्या स्ट्रांग क्या बनाता है? हम डेवलप्ड कब कैसे बन पाएंगे? करेंसी की वैल्यू उसके लिए हमें स्ट्रांग रखनी पड़ेगी या वीक रखनी पड़ेगी? क्या करना क्या पड़ेगा हमें? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है मैं बताती हूँ, इसका एक भी कोई फिक्स आंसर नहीं है। सबसे पहले इसका आंसर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर है ये, अब डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री सामान बेचती ज्यादा है यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, या फिर खरीदती ज्यादा है विच मींस इंपोर्ट ओरिएंटेड है। ये डिपेंड करता है। अगर आपकी कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है यानी सामान बेचती ज्यादा है, तो आपको अपनी करेंसी वीक रखने में ही फायदा है। क्योंकि जब जितनी आप अपनी करेंसी वीक रखोगे, मतलब जितनी का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही स्लो डाउन में चले जाओ, बट डेफिनेटली आप जब अपनी करेंसी को वीक रखते हो तो आपका सामान बाहर जो आप बेच रहे हो वो सस्ता पड़ रहा है बाकी कंपनीज या बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, और आपका सामान लोग ज्यादा खरीदेंगे, जिससे आपका एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा और आपको इंटर्न फायदा होगा। बट अगर आप इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, यानी आप सामान खरीद ज्यादा रहे हैं, ज्यादा भी नहीं या फिर हम ज्यादा कम भी नहीं बोल सकते, आप इंपोर्ट पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है अपनी करेंसी को स्ट्रांग रखना चाहिए। क्योंकि इंपोर्ट ओरिएंटेड आप हैं, और अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग है तो आपको सामान बाहर से लाने में सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक फिक्स आंसर नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कौन से साइड की कंट्री हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंपोर्ट ओरिएंटेड। आई होप ये मुद्दा जो है आपको समझ आ गया होगा। पिछले दिनों मैंने एक शॉर्ट्स करीज थी जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आई थी, और मैंने उनको पर्सनली यहाँ पर अपने लाइव सेशन में डिबेट करने के लिए बुलाया था। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कैमरा के पीछे कुछ भी लिख देते हैं, एंड ट्रस्ट मी, कैमरा के सामने खड़े होके बोलना ना बहुत हिम्मत लगती है। कैमरा के पीछे से तो कोई भी कुछ भी टाइप कर सकता है, ना आपका चेहरा दिख रहा है, ना आप कहाँ बैठे हो ये दिख रहा है, कुछ भी नहीं लगता, कोई करेज नहीं लगती। कैमरा के सामने आओ, लाइव चैट में आओ, और अगर आपको डिबेट करनी है तो यहां पर करो।
मैंने उन स्टूडेंट्स को पर्सनली इनवाइट करा था कि 6 बजे आना लाइव डिबेट में। अगर आप आए हैं, अगर आप में उतनी हिम्मत है, इतनी करेज है, तो आप यहां पर आइए और यहां पर डिबेट करते हैं। चलिए, अगर आप हैं, मैं उन स्टूडेंट्स का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराऊंगी इतने कि नाम लेके उनको करूं, बट अगर आप हैं तो आप यहां पर आ जाइए और अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं तो सामने से जवाब देने में विश्वास रखती हूँ, है ना, पीछे पीछे बोलने से क्या फायदा। वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स है, इसीलिए तो मैंने आपको एक्सचेंज रेट बताया था नितिन। एक्सचेंज रेट बताया था ना कि अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अपनाते हैं या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपनाते हैं, फिक्स्ड, अगर हमारी सरकार अगर फिक्स एक्सचेंज रेट अपनाने लग जाए कि जी आज से हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के इतने बराबर है, ठीक है, हमने अभी फ्लोटिंग और मैनेज्ड वाले साइड पे छोड़ा हुआ है कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से हमारी बढ़ती और घटती रहेगी, ठीक है, तो ये सरकार के हाथ में होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये पूरा मुद्दा आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी डाउट, किसी को